हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल द मैथ्स एक्सप्रेस। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 आईसीएसई सैम्पल पेपर फर्स्ट का सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में जहां हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, ईच 1 मार्क। सेक्शन बी में हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, आउट ऑफ 8 आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। वही सेक्शन सी में अगेन हमारे पास 8 क्वेश्चंस हैं, आउट ऑफ 8 यू हैव टू अटेम्प्ट 6 क्वेश्चंस। सेक्शन सी में हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। सो टोटल हमारा 40 मार्क्स का पेपर होगा और उसमें 3 सेक्शंस अलग अलग पैटर्न पे बेस्ड होंगे। कंप्लीट सैंपल पेपर हमारा लेटेस्ट सिलेबस पे बेस्ड होगा और लास्ट ईयर के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। एग्जाम से पहले हम कोशिश करेंगे कि 2 सैंपल पेपर हम कंप्लीट कर लें। पूरे कंप्लीट सैंपल पेपर में हमारे पास 26 क्वेश्चंस हैं। अगर दोनों सैंपल पेपर आप एग्जाम से पहले सॉल्व कर लेते हैं तो 50+ क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे दोनों सैंपल पेपर में, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर बूस्टअप होगा। तो आपको कोशिश ये करनी है कि दोनों सैंपल पेपर आपको एग्जाम से पहले सॉल्व करने हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए और लास्ट टाइम पे आपको सिर्फ रिवीजन के लिए अच्छा टाइम मिल जाए। और जो भी टॉपिक्स आपको ऐसा लग रहा है कि जिसमें आप लैग कर रहे हैं, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल सके और उसके लिए आप प्रिपेयर अच्छे से कर सके। सैंपल पेपर फर्स्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो लेक्चर में मिलेगा। वही सैंपल पेपर सेकेंड का सॉल्यूशन आपको आने वाली 2 वीडियो लेक्चर्स में मिलेगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई अपॉन जेड इफ एक्स इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 6 एंड जेड इक्वल टू 10। क्योंकि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ पे या फंडामेंटल ऑपरेशंस पे जब भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको उन क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है। तो फर्स्ट एक्स वाई अपॉन जेड, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 6 अपॉन जेड की वैल्यू 10। 5 6 30, 30 अपॉन 10, आंसर इज 3। ओके, 3 अपॉन 1 मीन्स 3 इज आंसर। इसमें आपको कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, लाइक एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर एंड सेम वैल्यू आपको दी हो सकती है कि एक्स इक्वल टू 5 है, एक्स इक्वल टू 6 है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको सॉल्व करना है। या डिवाइड आपको 4 से कर दिया, 4y लिख दिया, तो यहाँ से y को y से आपसे कैंसिल करना है। तो इस टाइप की जब भी आपके पास प्रॉब्लम आती है, आपको सिमिलर टाइप की अप्रोच रखनी है। एक्स स्क्वायर मीन्स लेट अस सपोज हमारे पास x की वैल्यू कितनी थी, हमारे पास 5, तो 5 स्क्वायर, y की वैल्यू 6, जेड स्क्वायर 10 स्क्वायर, ओके, अपॉन 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको एक्स वाई और जेड की वैल्यू रखनी होती है। वैल्यू रखने के बाद आपको सिंप्लीफाई करना होता है। 5 × 5 × 6 × 10 × 10 डिवाइडेड बाई 4। तो उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 8000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स। इसका बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, एक तो ये आपको याद होना चाहिए। सेकेंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml। अगर आपको ये 2 चीज़ें पता हैं तो इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए, वो ये है कि आपको 1 लीटर में 1000 ml, ये आपको पता होनी चाहिए। 3 ये चीज़ अगर आपको पता है तो आपको कन्वर्जन में बहुत ही आसान हो जाएंगी। सारी वैल्यूज़ कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ 8000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8000 ml। ओके, 8000 ml, 8000 ml इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स, यही हमसे क्वेश्चन पूछा है। 1 लीटर में 1000, तो 8000 कितने होंगे, 80 लीटर इज आवर आंसर। ओके, ये सिंपल सा आपका कन्वर्जन आपका अगर आता है तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें मैंने कुछ ट्रायंगल्स बनाए हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन ऐसा ही है कुछ, क्या एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस हो सकता है, क्या एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलेटरल हो सकता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो। इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल एंड आइसोसेलेस में 2 साइड्स इक्वल। नाउ द कंडीशन इज, क्या एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है? यस, हो सकता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस होने के लिए आइसोसेलेस की प्रॉपर्टीज को फॉलो करना चाहिए। तो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी 2 साइड इक्वल होनी चाहिए। यस और नो? तो क्या इसकी 2 साइड इक्वल है? यस, सो दिस इज करेक्ट, इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस हो सकता है। नाउ द सेकेंड वन, क्या एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है? क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है? ऑल द साइड्स ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर इक्वल, क्या इसकी सारी साइड इक्वल है? सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया होगा। क्या एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस हो सकता है? यस। आइसोसेलेस इक्विलेटरल हो सकता है? नो। सो इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इजीली आपको
प्रेजेंटेशन से क्लियर हो गया होगा किसकी प्रॉपर्टी कौन फॉलो करता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, वी हैव टू फाइंड आउट द मीन ऑफ द गिवन डेटा। ओके, 177,496,45,732. So how many observations are there? 3, 6, 6 plus 5, 11. अगर हमको मीन निकालना होता है तो मीन के लिए फॉर्मूला सिंपल सा होता है। एक नंबर में आपका मीन भी आ सकता है, मीडियन भी आ सकता है, मोड भी आ सकता है। ओके, मीन अगर निकालना हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो जब हमको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करना होगा तो जो भी डेटा हमको गिवन है उन सबको ऐड कर लेंगे और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो कि 11 है इस केस में। तो सभी डेटा को ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 55 डिवाइड कर देंगे 11 से, सो 5 हमारा आंसर आ जाएगा जो कि इस गिवन डेटा का मीन होगा। क्वेश्चन हमारा मीडियन पे भी आ सकता है, तो मीडियन के लिए आपको सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना होता है। अगर आपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दिया है तो उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दिया है। नाउ एक चीज़ हमको पता है कि n की वैल्यू 11 है। n मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 11। दो केस होते हैं मीडियन के, फर्स्ट एक इवन नंबर के लिए और सेकंड ऑड नंबर के लिए। अगर इवन नंबर ऑफ डेटा है, इफ़ n इज़ एन इवन नंबर, इफ़ n इज एन ऑड नंबर, तो दो केसेस बनते हैं हमारे पास, दोनों का आपको ध्यान रखना है। अगर n आपका ऑड नंबर है तो आपको बहुत ही सिंपल से मीडियन मिल जाएगा। कैसे आपको मीडियन मिलेगा? n प्लस 1/2th टर्म, ये th होता है यहाँ पर, th का मतलब होता है n प्लस 1/2, 11 प्लस 1/2 प्लस 1 इज 12, 12/2, सिक्स्थ टर्म इज 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से हमारा सिक्स्थ टर्म की वैल्यू जो होगी वही हमारा मीडियन होगा इस केस में, विच इज़ 5। डायरेक्ट निकल गया। लेट अस सपोज हमारे पास यहाँ पर n = 12 होता। ओके, उसके लिए हम केस सॉल्व कर लेते हैं। तो एक वैल्यू हम और यहाँ पर ले ले रहे हैं 10। ओके, आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया है, पर हमें एक एडिशनल क्वेश्चन ले रहे हैं। n इवन है। नाउ आपके दो मीडियन होंगे। द फर्स्ट वन इज n/2th टर्म, n/2th। नाउ n इज 12, 12/2 इज सिक्स्थ टर्म, विच इज सिक्स्थ टर्म। सिक्स टर्म आपको देख लेना है कि कौन सी टर्म आपकी सिक्स्थ नंबर पर आ रही है। 1 2 3 4 5 6, 5 इज द मीडियन, फर्स्ट मीडियन। सेकेंड मीडियन आपका आएगा n/2 + 1। मतलब आपको सेकेंड मीडियन को कुछ याद नहीं रखना है, जो आपका सिक्स टर्म आया उसी का नेक्स्ट टर्म जो भी आया सेवन्थ, तो सेवन्थ टर्म आपका मीडियन हो जाएगा सेकेंड। पर अगर आपको फॉर्मूला देखना है तो n/2 + 1th टर्म हो जाएगी, सेवन टर्म आपका सिक्स्थ है। नाउ अगर आपको ओवरऑल मीडियन निकालना है तो आपको इन दोनों को ऐड करना है। 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2, 5 + 6 11, 11/2 इज़ 5.5। तो इस तरीके से हम इवन नंबर के डेटा का मीडियन निकाल सकते हैं 5.5। एंड थर्ड क्वेश्चन आ सकता है आपके पास मोड का क्वेश्चन। अब आप ये कहेंगे कि क्वेश्चन तो 1 मार्क का था, आपने इतना लेंदी सब प्रोसेस बता दिया। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए कि मीडियन कैसे निकालना है, मीन कैसे निकालना है और मोड ऑफ द डेटा कैसे निकालना है। मोड ऑफ द डेटा के लिए अगेन आपको असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को कन्वर्ट कर लेना है। बहुत ही आसान हो जाएगा मोड निकालना। देखो कैसे, 1 2 आपको जहाँ पर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा वहाँ से आपको डायरेक्ट चेक करना है। तो 7 इज द मोड ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर आपको मोड निकालने में भी हेल्प करता है, और मीडियन के लिए तो वो कंपलसरी है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 4/9 ऑफ अ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल आपको पता होना चाहिए 180 डिग्री है, तो 9 से इसको डिवाइड कर लेंगे। 4 9 2 18 20 आएगा यहाँ पे, 20 × 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा 80 डिग्री। ओके, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी आ सकता है, प्रॉपर भी आ सकता है, एंड मिक्स फ्रैक्शन भी आ सकता है। जैसे 3 होल 2/3 ऑफ स्ट्रेट एंगल, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 3 9 + 2 11/3 × 160। इससे आपको इसको कैंसिल करना है, 60 आ जाएगा, एंड 60 × 11 दैट इज 660 डिग्री। तो आपको क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, आपको ध्यान ये रखना है कि कैसे हमको मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 60 डिग्री का एंगल बनाना है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल होता है 60 डिग्री का एंगल बनाना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन का मीनिंग तभी है जब आप इसकी नेमिंग करेंगे। PQ हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक पॉइंट हमने O ले लिया। इस O पर हम अपना कंपास रखेंगे। कंपास को रखने के बाद हमने एक आर्क ड्रॉ करना है। यहाँ से
आर्क ड्रॉ करने के बाद इसी आर्क लेंथ को, तो जो आपने आर्क ले लिया है उस आर्क को आपने चेंज नहीं करना है। फिर आपने पॉइंट बी ए पर आना है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आ गए हमारे पास दो। पॉइंट ए से आपको एक सिंपल सा आर्क लेना है, फर्स्ट आर्क। जो आपका फर्स्ट आर्क बनेगा यही आपका 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 60 डिग्री का एंगल सबसे आसान होता है। तो ये आपका 60 डिग्री का एंगल बन गया। आप इसको नाम दे दीजिए सी। तो अगर हम इसमें लिखना चाहें तो COQ हम बोलेंगे, तो एंगल COQ इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो दिस इज द सॉल्यूशन पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमको पेरीमीटर दिया हुआ है स्क्वायर का। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया। तो स्क्वायर का पेरीमीटर आपको पता होना चाहिए क्या होता है। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड की वैल्यू हमको दी हुई है 56 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से साइड निकाल लेंगे। साइड इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे, 14 सेंटीमीटर हमारे पास साइड आ जाएगी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। 14 इंटू 14 इसका स्क्वायर करेंगे या डायरेक्ट आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जब भी आपके पास लेंथ या पेरीमीटर आता है तो आपकी यूनिट सेंटीमीटर होगी। जब आपके पास एरिया आता है तो एरिया की यूनिट आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। थर्ड एक चीज़ और है जिसमें हमारे पास वॉल्यूम आता है। अगर आपके पास वॉल्यूम आएगा तो वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होगी। जैसा अभी आपके पास एक क्वेश्चन आया था कि हमने मीटर क्यूब में चेंज करा था या सेंटीमीटर क्यूब को हमने लीटर में चेंज करा था, तो लीटर, सेंटीमीटर क्यूब ये सभी वॉल्यूम की यूनिट्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ना तो एग्जाम में आपको कंजूसी दिखानी है और ना ही बहुत ज़्यादा अमीर बनना है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपका ना रिप्रेजेंटेशन ही आपको नंबर दिलाता है। तो रिप्रेजेंटेशन अगर आपका अच्छा होगा तो नंबर आपको अच्छे मिलेंगे, अदरवाइज आपके नंबर डिडक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि हमको ऐड करना है तो एडिशन तो काफ़ी आसान होता है। 9 + 2, आप इसको डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, आप इसको अलग से भी ऐड कर सकते हैं। ओके, अगर इन दोनों का आप ऐड करेंगे 2 + 9 11, 11 का कैरी 1, 5 + 3 8, 8 + 1 91। 91 सेकंड्स तो नहीं होते हमारे पास। मैक्सिमम जो सेकंड्स वैल्यू होती है वो होती है 60 सेकंड, और 60 सेकंड्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 मिनट के इक्वल। तो 60 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट होता है। तो इसमें से हम 60 सेकंड को माइनस कर देंगे। जो 60 माइनस करेंगे तो माइनस करने का हमारे पास 31 सेकंड आएगा। और यहाँ पर हमारे पास जो 1 मिनट है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट में। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। आपको इस तरीके से नहीं करना है, बट आपको क्या करना है कि कैरी फॉरवर्ड आपको फॉरवर्ड में इधर ले आना है। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 31 सेकंड। ये आप रफ में भी कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। जब भी आपको रफ वर्क करना होगा तो आपको एक मार्जिन बना के अपने आंसर शीट में राइट साइड में आप कर लीजिए। कभी भी क्वेश्चन के आंसर के साथ आप अपना रफ वर्क को मिक्स मत करिए। ओके, तो यहाँ पर 31 कैसा है आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास 1 कैरी आया इधर। नाउ हम 48 और 57 को ऐड कर देंगे। 48 + 57 को ऐड करेंगे, 8 + 7 15, 4 + 5 9, 1 कैरी तो 105। अगेन आपको क्या करना है, 60 मिनट्स, क्योंकि ये टोटल मिनट्स में है, तो मिनट्स में है तो 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर होता है, और 1 आवर को हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे 60, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 45 मिनट्स। सो 45 मिनट्स इज द रिमेनिंग टर्म। एक आपको और चीज़ ध्यान देनी है कि 1 मिनट हमने कैरी भी लिया था, तो 45 + 1 क्या हो जाएगा, 46। ये आपको कभी भी नहीं बोलना है कि आपका जो कैरी फॉरवर्ड है उसको आपको ऐड करना है। आप याद रखने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 106 आएगा, या 45 + 1 46 मिनट हो जाएगा। नाउ 1 कैरी फॉरवर्ड टू द डिग्री। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर और 1 डिग्री, ये दोनों चीज़ें सेम होती है। एंगल मेजरमेंट है तो एंगल मेजरमेंट में आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। मैंने यहाँ पर 1 आवर लिखा, 1 आवर या 1 डिग्री, 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो 1 डिग्री अगेन हमारे यहाँ पर कोई कैरी फॉरवर्ड होगा। 7 + 6 13, 13 + 1 14, कैरी 1, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 84 डिग्री 46 मिनट एंड 31 सेकंड। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया हो। कैरी वाला क्वेश्चन आपको कैसे करना है, कैसे आपको मिनट को माइनस करना है, कैसे आपको सेकंड्स माइनस करने हैं, इस चीज़ का आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, एक्स का कोफिशिएंट निकालना है। तो जिसका भी कोफिशिएंट आपको निकालना होता है, उसके अलावा बाकी की जो भी आपके पास टर्म्स हैं या जो भी आपके पास नंबर हैं, जो भी कोफिशिएंट है, आप उसको लिख लीजिए 92/5 विद माई नेगेटिव साइन y² z³ तो ये आपका हो जाएगा
कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आपको इस तरीके से लिख देना है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स की जगह आपको लिख देना है -92/5 वाई स्क्वायर जेड क्यूब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम्पल बेस्ड एंड लॉजिकल टाइप क्वेश्चन है। आपको ऑब्लिक लाइन के 2 एग्जाम्पल्स बताने। तो फर्स्ट वन, आपने रेलिंग देखी होगी, रेलिंग देखी है जिसको हम हाथ पकड़ के जाते हैं। ओके, इस टाइप की बनी रहती है। सेकंड, अगर आपने अपने बॉक्स में, ज्योमेट्री बॉक्स में सेट स्क्वायर देखा हो, तो सेट स्क्वायर देखा है तो सेट स्क्वायर की ये वाली साइड ऑब्लिक होती है। या आप अगर कोई भी एग्जांपल देना चाहें तो आप ट्रायंगल का एग्जांपल दे सकते हैं, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के केस में आपका क्या होता है कि या तो आपकी एक साइड होगी या तो आपकी 2 साइड्स ऑब्लिक हो जाएंगी। ये भी ऑब्लिक है, ये भी ऑब्लिक है। ओके, अगर आपको और एग्जांपल्स पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या क्या इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं ऑब्लिक लाइन के। इस तरह से हमने सैंपल पेपर फर्स्ट का सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1। 2/3 ऑफ n डिक्रीज बाय 6/5 टाइम्स ऑफ a मीन्स 2/3 ऑफ n। जब भी ऑफ आएगा, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा। डिक्रीज मतलब होता है कम करना, तो हम माइनस कर देंगे। 6/5 टाइम्स, टाइम्स का मतलब अगेन मल्टीप्लाई होता है, तो a आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट था। 2/3 ऑफ n माइनस 6/5 ऑफ a। सो 2 मार्क्स के और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इस प्रॉब्लम में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जैसे हमने ले लिया हिमांशुज प्रेजेंट एज इज x, तो हिमांशु की प्रेजेंट एज लेटर सपोज हमने ले लिया कि x है, तो हिमांशु की एज और उसके फादर की एज का कंपैरिजन हम यहाँ पर करेंगे। तो हिमांशुज फादर एज भी हमको दी होगी। लेटर सपोज क्वेश्चन में दिया हुआ है हिज फादर एज इज 5 मोर देन 3 टाइम्स द हिमांशुज एज। तो मैंने क्या कहा, 5 मोर देन 3 टाइम्स द हिमांशु एज। तो ये आपको डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चन हो गए। तो उसके फादर की एज क्या हो जाएगी, फादर्स एज हमारे पास आ जाएगी 5 मोर देन 3 टाइम्स द हिमांशु एज। तो 3 टाइम्स तो हमने ये करा और उसका 5 मोर देन हो गया। ओके, या यहाँ पे आ जाएगा 15 मोर देन 3 टाइम्स, या आपको आ जाएगा 15 मोर देन 4 टाइम्स। तो लेट अस सपोज हिमांशु की एज अभी 10 ईयर्स है, तो 10 4 जा 40, 40 + 15 यानी कि 55 उसके फादर की एज हो जाएगी। तो एज प्रॉब्लम पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन के आने के चांसेस आपके रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मतलब ऐसा पेयर जिसमें एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 2 एंगल लिए हैं x एंड y, तो x और y का सम अगर 90 डिग्री है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो जाएंगे। रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इज गिवन इन द क्वेश्चन 1:3। नाउ एक एंगल हमने x ले लिया और सेकंड हमने y ले लिया। तो अगर हमने इस तरीके से लेंगे तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सा एंगल हमारा क्या है। तो फर्स्ट वन, लेट अस सपोज मैंने फर्स्ट एंगल लिया, इस केस में a एंड सेकेंड एंगल लिया हमने b। तो दोनों का रेशियो निकालेंगे, a हमारा हो जाएगा 1 × x, तो 1 × x मीन्स x ही रहेगा, और b हमारे पास हो जाएगा 3 × x, तो b हमारे पास आ जाएगा 3x। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे मैंने a और b 2 एंगल लिए हैं, a और b, और दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल हम अभी करके दिखाएंगे। तो x + 3x की वैल्यू 90 हो जाएगी। बट आप सोचेंगे कि आपने a और b क्यों लिए, क्योंकि जब भी हमको रेशियो दिया होता है, रेशियो का मतलब होता है डिवीजन, a/b का डिवाइड करके हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो आंसर है हमारे पास x/3x, x/3x में x को कैंसिल करेंगे x से, तो 1/3, तो 1/3 को हम लिख सकते हैं 1:3। इसलिए हम इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा प्रेजेंटेशन है आंसर्स का कि कैसे आपको a और b के फॉर्म को लिखना है। तो अब नाउ हमारे पास इक्वेशन बनेगी a + b, एंगल a + b का सम 90 डिग्री आएगा। a की वैल्यू, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोटेशन होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या लिखना है। a + b इज इक्वल टू 90 डिग्री, a इज x, b इज 3x, तो x + 3x = 90, 4x = 90 डिग्री, x = 90/4, तो 90/4 करेंगे तो 22.5 डिग्री हमारे पास आंसर आ जाएगा। नाउ a हमको निकालना है, तो a तो हमारा x के इक्वल है, a x के इक्वल है तो 90 आ गया, और b हमारा 3x के इक्वल है, तो 3 × 90/4 आ जाएगा। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 67.5 डिग्री हमारा आंसर आएगा। ये मल्टीप्लाई जो है ये आपको खुद करना है, मल्टीप्लिकेशन आपको आता होगा, 3 को 22.5 से मल्टीप्लाई करिए तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। तो इसके क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ऐड करना होता है। जब भी आपको ऐड और सब्ट्रैक्शन के इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको लाइक टर्म को ध्यान रखना है। ओके, कभी भी आपको कॉलम वाइज ऐड करने से बचना है। कॉलम वाइज ऐड करेंगे तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना। मैं आपको सिंपल तरीके बताऊंगा कैसे आपको ऐड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ये इस टाइप के क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन नोट करना है। नोट करने के बाद आपको बीच में प्लस लगा देना है, क्योंकि हमको सम दिया है। तो -5 + 5
प्लस 2y² आप ब्रैकेट में लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, -y -1 प्लस y² माइनस 3y माइनस 5। ये आपके रिप्रेजेंटेशंस हैं जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है एग्जाम में। पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनर का क्या होगा वो आपके सारे रिप्रेजेंटेशन पर डिपेंड करेगा, इसलिए मैं आप इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, वो है कि अगर पॉजिटिव साइंस किसी भी ब्रैकेट के आगे आता है तो आपके सारे नंबर एज इट इज होते हैं। अगर आपका नेगेटिव साइन किसी ब्रैकेट के आगे लेट सपोज यहाँ पर माइनस होता तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा -y², अंदर का साइन माइनस है तो +3y हो जाएगा, -5 है तो +5 हो जाएगा, बट यहाँ पर प्लस है तो नो चेंज इन द साइंस। तो 3y² -4y +5 +2y² -y -1 +y² -3y -5। देखो आपको स्पीड इसी तरीके से हो जाएगी आपकी। अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे इस तरीके से तो आपकी स्पीड भी मेरी तरह बन जाएगी कि कैसे मैं जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को नोट कर रहा हूँ। ब्रैकेट, पॉजिटिव साइन, फिर ब्रैकेट, पॉजिटिव साइन, फिर ब्रैकेट। तो आपको पॉजिटिव साइन आते ही आपको साइन कन्वेंशन में ध्यान ही नहीं देना है, पॉजिटिव साइन में एज इट इज आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप y² सारे लाइक टर्म्स एक साथ 3y² +2y² +y²। उसके बाद y एंड y -4y -y -3y। नेक्स्ट कॉन्स्टेंट टर्म 5 -1, 5 प्लस में -1 -5। अब क्या क्या चीज़ें यहाँ से कैंसिल हो रही हैं पहले उसको देखेंगे। 5 - 5 कैंसिल्ड, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। 3 + 2 + 1 3 + 2 + 1 6y²। -4 -1 -3, जब भी माइनस 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 होंगे आपको ऐड करना है। सेम साइन में हमेशा एडिशन होगा, अलग अलग साइन मिलते हैं तो उसमें आपको देखना है कि हमको किस में से किसको माइनस करना है। -4 -1 -3 तीनों को ऐड कर देंगे, 4 + 1 + 3 आंसर आएगा 8। अब मेन चीज़ है साइन। साइन देखिए सबसे बड़ा किसका है, -4 माइनस का साइन है तो -8y हो जाएगा, यहाँ बचेगा -1, तो ये हमारा सिंपल सा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा क्वेश्चन हमने कितना सिंपल वे में किया है। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि लाइक टर्म्स को आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है और अनलाइक टर्म को आपको साथ में नहीं लाना है। ओके, आज का एक्स्ट्रा टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आसान इसलिए अगर आप इसका डायग्राम बना देंगे तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। ईच ऑफ द टू एंगल, लेट अस सपोज दीज टू आर ट्वाइस द थर्ड एंगल। तो मान लो हमारा थर्ड एंगल x है, तो ये कितना हो जाएगा 2x और ये भी 2x, क्योंकि बाकी के दोनों एंगल हमको दे रखा है कि थर्ड एंगल के ट्वाइस है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द थर्ड एंगल बी x। तो हमने लिख लिया है लेट द थर्ड एंगल बी x। तो थर्ड एंगल अगर x होगा तो डिपेंडेंसी वाला क्वेश्चन है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो भी होता है मतलब जिस पे वैल्यू डिपेंड करती है उसको हमेशा हमको क्या करना था, लेट ऑफ सपोज उसको हम लेंगे x हमने ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हैं, वैसे x आपको हमेशा प्रीफर करना है। अब आपको डिपेंडेंसी देखनी है, इन दोनों एंगल की डिपेंडेंसी इस पर है क्योंकि हमको दिया हुआ है कि बाकी के दोनों एंगल इसके ट्वाइस है, ठीक है ना, इसके ट्वाइस है। तो इसमें हमारे पास क्या करेंगे x ले लिया और बाकी के दोनों एंगल 2x एंड 2x हो जाएंगे। तो अदर टू एंगल्स क्या क्या हो जाएंगे, एक 2x दूसरा 2x, तो बाकी के दोनों एंगल 2x हो जाएंगे। 2x, 2x भी लिख सकते हैं हम अदर टू एंगल्स। नाउ आपको एक चीज़ पता है x 2x और 2x का सम कितना होता है, या आपको ये पता है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है 180। तो आप लगा देंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल x + 2x + 2x = 180। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x + 2x + x 5x = 180। तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 / 5। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 36 डिग्री। लेट सपोज हमारे पास ये ट्रायंगल ABC है, तो आपका एंगल A कितना हो जाएगा x के इक्वल विच इज़ 36 डिग्री। एंगल B एंड एंगल C दोनों इक्वल हैं, एंगल B और C दोनों 2x के इक्वल होंगे, तो आएगा 2 × 36। तो ये डिग्री हो जाएगा हमारा 72 डिग्री, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड है। सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन, फंडामेंटल ऑपरेशन पर जब भी आपके पास क्वेश्चन है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के बाद अगेन मेरा रूल क्या था कि जब भी आपके पास माइनस आए तो माइनस से अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। आपको ब्रैकेट वाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। रैंडम आप सॉल्व करेंगे तो आप कंफ्यूज जाएंगे कि किस स्टेप में आपको क्या मिस्टेक हो कर रखी है। ओके, 3y² माइनस, अभी भी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पहले मैं सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करूँगा
जो कि पैरेंथेसिस के अंदर है। पैरेंथेसिस मतलब ये वाला ब्रैकेट। ओके, माइनस साइन है तो आप चेंज कर दीजिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस साइन है तो ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। मैंने क्या कहा था कि जब भी आपके पास नेगेटिव साइन होगा तो आपके दोनों साइन चेंज होंगे, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस बन जाएगा। अगर आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, 2 माइनस 1 1 आएगा, और बड़ा साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा माइनस वाई स्क्वायर। ओके, ये भी हमारा सॉल्व हो गया है। नाउ द नेक्स्ट इज, इसको सॉल्व करना है हमको। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये फिर से बहुत सिंपल है। 4x स्क्वायर लिख देंगे माइनस 3y स्क्वायर माइनस, अब यहाँ माइनस है, फिर से अंदर के साइन चेंज, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर, माइनस वाला प्लस हो जाएगा y स्क्वायर। तो ये भी आपका सॉल्व हो गया। आपको ब्रैकेट जैसे जैसे आप ओपन कर रहे हैं तो आपको ब्रैकेट आपके हटा देने, ठीक है। जिस तरीके से हमने ये वाला ब्रैकेट हटाया फर्स्ट, अब हमने ये ब्रैकेट रिमूव कर दिया, तो ब्रैकेट को आपको ऐसे रिमूव करना है। 4x स्क्वायर, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इजीली हो जाएंगे। 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा, 4y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये हो गया। नेक्स्ट, इस वाले स्टेप आपने देखा होगा मैंने ब्रैकेट को रिमूव नहीं किया, क्योंकि इस वाले स्टेप पे मैंने अंदर इसको पहले अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व किया है। जो हमारे पास लाइक टर्म्स है उनको एक साथ रखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, सारी लाइक टर्म्स को एक साथ रख के फिर सॉल्व करना है। 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 4x स्क्वायर, तो 4 प्लस 4 8x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। अगर आपको इसमें कॉमन लेना है तो कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप यहाँ पे भी रखेंगे तो ये भी आपका सॉल्यूशन सही है। ओके, तो अगर आपको कॉमन लेना है तो 4 कॉमन ले सकते हैं आप, यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, 4 इंटू 2 8x स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई स्क्वायर 4y स्क्वायर। सो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ है, ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बट आपको ब्रैकेट का ध्यान रखना है। अगर आपको ब्रैकेट सॉल्व करना आ गया तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है। आज का एक्स्ट्रा टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास 3D पे बेस्ड है, इसमें हमको दिया हुआ है एरिया ऑफ वन फेस ऑफ ए क्यूब। पहले तो आपको क्यूब बनाना आना चाहिए, क्यूब कैसे बनाना है। इस क्वेश्चन में आपको क्यूब कंपलसरी बनाना है, क्योंकि आपको जितना अच्छा आप डायग्राम बनाएंगे उतना अच्छा आपका रिप्रेजेंटेशन होगा। कैसे बनाना है आप मेरे साथ बना सकते हैं। एक स्क्वायर बनाया और फिर से एक स्क्वायर बना देना है ऊपर, तो यहाँ पर फिर से एक स्क्वायर बना देना है और बीच में भी आपका स्क्वायर बनना चाहिए, और इनको साइड्स को ज्वाइन कर लेंगे, तो इस तरीके से हमारा क्यूब बन गया। नाउ अगर आपको दिख रहा होगा कि इस क्यूब में हमारे को ऐसे सरफेस दिख रही है, तो फर्स्ट वन इज दिस इज फ्रंट, ये बैक सरफेस है, ये साइड सरफेस है, ये साइड सरफेस है, 2 अप एंड डाउन सरफेसेस है। ओके, टोटल 6 सरफेस है। अब एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं कि जैसे हमारे पास 6 सरफेसेस आ गई, तो मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। ये क्यूब आपको इस तरीके से कुछ दिखेगा, ठीक है। तो अगर आपने क्यूब को देखा होगा, तो अगर इस तरीके से आपको क्यूब दिखेगा तो ये आपकी इनर सरफेसेस है, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट सरफेस, और ये आपको एरिया दिया हुआ है। अगर आप इसमें देखेंगे तो सारी साइड्स आपको इक्वल दिखेंगी, तो जितने भी साइड्स, जितने भी सरफेसेस हैं वो सारी इक्वल है, जितने भी साइड्स आपकी हैं वो सारी इक्वल है। ये है साइड्स, ये साइड, ये साइड। अगर आप इस क्यूब में साइड्स को काउंट करेंगे तो साइड्स हमारे पास टोटल 12 है। कैसे काउंट करेंगे उसको एक सिंपल सा तरीके से देखते हैं। हॉरिजेंटल लाइन 1 2 3 एंड 4, वर्टिकल लाइन 1 2 3 एंड 4, एंड द लास्ट वन इज ऑब्लिक लाइन 1 2 3 एंड 4। एक्चुअली वो ऑब्लिक लाइन होती नहीं है, बट डायग्राम में हमको इसको दिखाने के लिए करना पड़ता है। नाउ अगर आप यहाँ पर देखेंगे, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। इस बॉक्स को देखिए, इस बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो ये सरफेस का एरिया हमको दिया हुआ है। जितना इस सरफेस का एरिया होगा वही एरिया इस सरफेस का भी होगा, वही एरिया इस सरफेस का भी होगा, क्योंकि सारी सरफेस स्क्वायर बेसिस पे है, स्क्वायर सरफेसेस है, क्योंकि क्यूब में सारी सरफेस स्क्वायर टाइप की होती है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब हम एक क्यूब को डिफरेंशिएट करते हैं क्यूबॉइड से, तो क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस होता है वो चीज़ हम चेक करते हैं। ये आपके पास क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में आपको क्या बनाना है, एक रेक्टेंगल बनाना है, और रेक्टेंगल के अंदर फिर से एक रेक्टेंगल फॉर्म करना है इस टाइप से, और यहाँ बाहर भी एक रेक्टेंगल बनाना चाहिए, और इसको आप ज्वाइन कर लेंगे। रेक्टेंगल और इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये आपका एक रेक्टेंगल है
ओके, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर सॉलिड है, ये रेक्टेंगुलर सॉलिड है जिसमें आपको क्यूबिकल कवर्ड बन रहा है, जैसे आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ है हमारे पास, तो इसमें आप देखेंगे कि दो सिमिलर सरफेस है। फर्स्ट ये, इसकी अपोजिट सरफेस इसके सिमिलर होगी। सेकंड ये, इसकी अपोजिट सरफेस ये इसके इक्वल होगी। थर्ड वन दिस, इसकी अपोजिट सरफेस इसके इक्वल होगी। तो ये एग्जाम्पल है क्यूब और क्यूबॉइड के। इस क्वेश्चन में हमको क्यूब के लिए पूछा है, तो क्यूब के लिए हम निकाल देंगे। तो इसमें हम निकाल देंगे सरफेस एरिया ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब, जो कि हमको दिया हुआ है 64। तो इसमें फॉर्मूला किसका लाएंगे, स्क्वायर का, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ वन फेस क्या होगा, स्क्वायर के बराबर होगा। तो साइड इंटू साइड हमको दिया हुआ है 64, तो साइड इंटू साइड दिया हुआ है 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 8 लिख सकते हैं, 8 8 जा, यही आपको आना चाहिए इस क्वेश्चन में। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 8, कंपेयर करेंगे सिर्फ, इंटू ए 64 है, तो ए इंटू ए को 8 इंटू 8 लिखेंगे, ए इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा। तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर आपको इसका रूट निकालना हो, लेट सपोज ए स्क्वायर है, ए इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर हम बोलते हैं, तो ए स्क्वायर का अगर रूट निकालना है तो ए स्क्वायर 64 दे रखा है, ए की वैल्यू हम अंडर रूट 64 लिखते हैं। तो हमको देखना है कि 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर इज 64, तो हमारा 8 यहाँ से आंसर आ जाएगा। अभी के लिए आपको ध्यान रखना है, कंपेरिजन पर अगर आपका क्वेश्चन आता है तो इस टाइप के आपको कर लेना है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम। वॉल्यूम इस केस में हमको फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जब हम फाइंड आउट करेंगे वो होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो अब हमको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 8 इंटू 8 इंटू 8, 512 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ है यूनिट्स। यूनिट्स को अगर आप देखेंगे तो 3 टाइप की यूनिट्स हमको हमें मिलेंगी। फर्स्ट सेंटीमीटर, जो कि साइड है, साइड एक टाइप की लेंथ है, ये साइड है, ये लेंथ है। सेकेंड एरिया, जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर है। एंड थर्ड वन इज़ वॉल्यूम। अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था, दोबारा से हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। जितने क्वेश्चन आएंगे उतनी बार हम ये चीज़ देखेंगे, ताकि आपको यूनिट में कभी कन्फ्यूजन ही ना हो कि हमको क्या दिया हुआ है। अगर आपको ये भी समझना है तो ये सरफेस का या फेस का एरिया दे रखा है, आप यूनिट से पहचान लीजिए कि दैट इज़ द एरिया। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका मतलब वो एरिया ही दिया हुआ है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हमने सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सारे क्वेश्चंस की वैरायटी अलग अलग है, तो मैंने कोशिश की कि सैंपल पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक पे हम क्वेश्चंस कर सकें। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन सी, जिसमें हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। टोटल 8 क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 1। सेक्शन सी में फर्स्ट क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड है, जिसमें हमको 150 डिग्री का एंगल बनाना है विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर। सो कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन। आपको मीजर नहीं करनी है, एक स्ट्रेट लाइन, रफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। दोनों एरो के साथ होनी चाहिए आपकी स्ट्रेट लाइन। पी क्यू आपको पॉइंट लेने हैं, जिससे आपको पता लगे कि पी क्यू आपकी एक लाइन है। एंड थर्ड वन इज एक पॉइंट लेना है ओ। पॉइंट ओ पे अपने कंपास रखना है और वहाँ से एक आर्क आपको लेना है। आर्क बनाने के बाद आपको सेम आर्क लेंथ से 2 पॉइंट कट करने हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ से आपने एक पॉइंट कट करा, सेकेंड आपने यहाँ पे कंपास रखना है और एक पॉइंट फिर आपने कट किया, तो आपके 2 एंगल बनेंगे। तो सेक्शन बी में हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया था, तो ये 60 हो जाएगा और ये हमारा 120 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 60-60 के ही डिवीजन हमारे पास 3 इक्वल बनते हैं। 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तो एक स्ट्रेट लाइन में टोटल 180 डिग्री का एंगल हमारे पास बनता है। नाउ एक चीज़ अगर आपने देखी होगी, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा 120 डिग्री का है, ये पॉइंट हमारा 180 डिग्री का है, ये हमारा 0 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है। 4 पॉइंट हमको मिल गए। नाउ हमको करना क्या है, जो ये लाइन है तो इस लाइन पर हमारा 120 डिग्री बन रहा है। ये हमारा 120 डिग्री है, ये हमारा 60 डिग्री है। हमको 150 डिग्री का एंगल बनाना है। 150 को बनाने के लिए अगर आप देखेंगे 120 डिग्री और 180 डिग्री के एग्जैक्टली बीच में आपका 150 डिग्री आता है, यानी कि यहाँ से +30 डिग्री और यहाँ से फिर आगे फिर +30 डिग्री। ठीक है, तो हम इन दोनों का बाइसेक्टर कर देंगे। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे आपको 60 डिग्री का बाइसेक्टर करना होता है तो हाफ करना, 60 का हाफ करना 30 आ जाएगा। 120 एंड 180 का हाफ करना, इसका मतलब इन दोनों का हाफ करेंगे तो 150 डिग्री एंगल आ जाएगा। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर मतलब किसी भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। जैसे ये हमारे पास 90 डिग्री है, इसको हमने एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया तो ये 45 और ये 45 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एंगल बाइसेक्टर बनता है। इसका एंगल बाइसेक्टर अगर मान लो हमको करना होता 90 डिग्री का, कैसे करेंगे, एक आर्क लेंगे, इसको सेंटर लेके एक आर्क लेंगे, फिर यहाँ से पॉइंट एक इधर कट करेंगे, एक पॉइंट ऐसे कट करेंगे और इन दोनों को यहाँ से मिला देंगे, तो ये हमारा एंगल बाइसेक्टर बन गया। ठीक है, सिमिलरली हमको यहाँ पे भी यही करना है। एक आर्क हम यहाँ से लेंगे,
इस पॉइंट से सेम आर्क लेंगे। सेम आर्क लेंथ का मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो आपने आर्क ले लिया है उसको कभी भी आपको चेंज नहीं करना है। तो यहाँ से आपको सेंटर लेना है, आपको ने पॉइंट ले लिया, दैट इज सपोज दिस इज वन ए। तो ए पॉइंट से आपको एक आर्क ड्रॉ करनी है, एक आपको पॉइंट बी से आर्क ड्रॉ करनी है। तो दोनों आपके इंटरसेक्ट जहाँ पर करेंगे वो आपका एंगल 150 डिग्री बन जाएगा। ओके, सो इसको हम डिसकंटिन्यूस लाइन नहीं बनाएंगे, इसको हम कंटिन्यूस कर देंगे अब, क्योंकि हमारा फाइनल एंगल बन चुका है। और इसको हम एक नाम दे देते हैं सी। तो POC हमारा कितना हो जाएगा, ये तो हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। और रेस्ट इधर वाला जो एंगल है इसको अगर हम नाम लिखेंगे तो QOC। तो QOC एंगल हमारा यहाँ से इतना बनेगा, ये हमारा एंगल बना QOC जो कि 150 डिग्री होगा। तो पहला स्टेप PQ लाइन बनाई, सेकेंड स्टेप पॉइंट O से एक आर्क लिया, थर्ड स्टेप में C से D पे एंड D से A पे 2 पॉइंट लिए, फोर्थ स्टेप में A और B से 2 आर्क ली जो कि इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट R पे। फिफ्थ स्टेप में हमने O एंड R को ज्वाइन कर दिया एंड सिक्स्थ स्टेप में हमने लिखा एंगल QOR इक्वल टू रिक्वायर्ड एंगल, या लिख देंगे 150 डिग्री एंगल। ओके, सो दिस इज़ 150। तो इस तरीके से इस तरह से हमने एंगल 150 डिग्री ड्रॉ कर लिया। आई होप आपको क्लियर होगा कैसे हमको करना है। जब भी आप आर्क से फर्स्ट आर्क डालते हैं तो हमेशा 60-60-60 में डिवाइड होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको गिवन है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर पार्क 280 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है, एक टाइप की लेंथ होती है, मीन्स आउटर बाउंड्री। किसी भी स्क्वायर पार्क या किसी भी स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड की वैल्यू आपको गिवन है 280 मीटर। तो साइड की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर से 280/4। 280/4 करेंगे तो 70 मीटर, 4 7 जा तो 70 मीटर हमारा साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क आ जाएगा। इट मीन्स ए से रिप्रेजेंट करते हैं, A इक्वल टू 70 मीटर आ गया। नाउ तो क्वेश्चन है हमने साइड क्यों फाइंड आउट करनी है, बिकॉज हमको एरिया निकालना है, एरिया के लिए हमको साइड निकालनी पड़ेगी। सो दैट इज द मैंडेटरी टू फाइंड आउट द साइड। बट फेंसिंग के लिए आपको साइड निकालने की जरूरत नहीं है। उसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि आपको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दी हुई है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ₹60 पर मीटर दिया हुआ है। तो ₹60 पर मीटर दिया हुआ है, आपका टोटल 280 मीटर का लेंथ है। क्योंकि स्क्वायर पार्क का जो पेरीमीटर होगा वो इस तरीके से होगा, पेरीमीटर मतलब आउटर बाउंड्री। तो आउटर बाउंड्री में अगर फेंसिंग करनी है आपको तो फेंसिंग इस तरीके से हो जाएगी। तो 2 स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे, पहला कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एंड सेकेंड इज टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। जब भी आपके पास कॉस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है आपको यही करना है। एक तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा कॉस्ट एंड सेकेंड वन इज टोटल कॉस्ट जो भी दिया होगा। कभी आपको वॉशिंग का कॉस्ट दिया सकता है, कभी आपको पेंटिंग का कॉस्ट दिया हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट आपको लिखना है। ओके, पर आपको लिखने यही 2 स्टेटमेंट है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ये है, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा 280, क्योंकि टोटल 280 मीटर है, इंटू 60 हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको 28 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 168 और 0 तो 2 0 लग जाएंगे। तो टोटल हमारा आंसर आएगा 16,800 रुपीज़, इसका आंसर हो जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हमको निकालना है। तो स्क्वायर पार्क हो या कोई भी स्क्वायर हो उसका एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड या A इंटू A भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो साइड कितनी है 70 मीटर, 70 इंटू 70 से हम इसका एरिया निकालेंगे। 7 7 जा 49, 0 लग जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड है। कॉम्प्लीमेंट्री पे भी हमने क्वेश्चन किया था जिसमें सम 90 डिग्री होता है और यहाँ पर 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर में भी आपका सम 180 डिग्री ही होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन में हमको देखना है कि कौन किस पे डिपेंड है, क्या स्मॉलर एंगल लार्जर पे डिपेंड है या लार्जर स्मॉलर पे होता है। दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हो सकते हैं, ये मत सोचना है कि हमेशा लार्जर ही डिपेंड होगा। तो क्वेश्चन है कि लार्जर एंगल इज 40 डिग्री लेस देन 3 टाइम द स्मॉलर एंगल। तो देख लेते हैं। तो हम लेंगे लेट द स्मॉलर एंगल बी x। तो स्मॉलर एंगल को हम यहाँ पे x कंसीडर कर रहे हैं। स्मॉलर एंगल को x कंसीडर करने का रीज़न ये है क्योंकि लार्जर एंगल उस पर डिपेंड कर रहा है। तो लार्जर एंगल जो सप्लीमेंट्री पेयर का हो जाएगा वो 3 टाइम्स और उसमें से 40 लेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 40 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स द स्मॉलर एंगल। तो स्मॉलर एंगल हमारा x है तो 3x माइनस 40 हो जाएगा, 40 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स द स्मॉलर एंगल। नाउ तो क्वेश्चन इज सिंपल अब, क्योंकि अगर हम लोग मान लो ये हमारा x है और ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा 3x माइनस 40, क्योंकि हमारा बड़ा एंगल है, बड़ा एंगल हमने ऐसे डिनोट कर दिया। नाउ तो इस तरीके से आपको हमेशा जब भी लाइन बनानी होती है तो ये कुछ पॉइंट आपको लिखने होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री का सम क्या होता है x प्लस 3x माइनस 40 इज इक्वल टू 180 के इक्वल होता है। 3x प्लस x हो जाएगा 4x, 4x इक्वल टू 180 प्लस 40, 180 प्लस 40 करेंगे तो 220 डिग्री आ जाएगा। 4x इक्वल टू 220,
तो x की वैल्यू हो जाएगी 220/4, इसको डिवाइड करेंगे तो 55 हमारा आंसर आएगा। तो 55 डिग्री, इट मीन्स स्मॉलर एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 55 डिग्री। तो और लार्जर एंगल की वैल्यू कैसे हो जाएगी, x की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू पुट करने पर हमारे पास लार्जर एंगल भी यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो लार्जर एंगल की वैल्यू हमारे पास है 3x - 40, तो 3 × 55 - 40, तो इसका आंसर हो जाएगा 165 - 40 = 125 डिग्री। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमको गिवन है रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ विच इज़ 6:5। ये हमारे पास रेक्टेंगल की लेंथ है, ये रेक्टेंगल की ब्रेथ है। तो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ हमको दी हुई है रेशियो वाइज। तो एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जब भी आपको रेशियो गिवन हो आप उसको x की फॉर्म में लिख दीजिए। इट मीन्स क्या है, रेशियो मतलब होता है L/B, मतलब डिवीजन किसका, L/B का। L कितना है 6/5, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6x/5x। x कैंसिल हो जाएगा तो ये 6/5 ही रहेगा, 6/5 मीन्स 6:5 होगा। तो आपको क्या एग्जाम में लिखना है और क्या नहीं लिखना है आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं लेट L = 6x एंड B = 5x। एंड एक चीज़ और हमको गिवन है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमको दिया हुआ है 880 मीटर्स। तो 880 मीटर्स हमको गिवन है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का हम फॉर्मूला लगा देंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × L + B, तो 2L + B की वैल्यू हो जाएगी 880 मीटर। नाउ 2L की वैल्यू 6x, B की वैल्यू 5x = 880। तो 6x + 5x 11x, 11x × 2 = 880 मीटर। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो जो भी हमारे पास नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं वो हमारे डिवाइड में आ जाएंगे 2 × 11। तो 11 से आपको पता है 11 8 जाए 88 होता है, 11 से 80/2 आ जाएगा और 2 से हम इसको कैंसिल कर देंगे 80/2, इट मीन्स ये आ जाएगी 40। x तो हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन L की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6x, B की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5x, तो 6 × 40 हो जाएगा। B की वैल्यू 5 × x, 5 × 40, 6 × 40 240 मीटर हो जाएगा एंड 5 × 40 200 मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल हमने निकाल लिया है। तो क्वेश्चन में हमको गिवन था कि इसके डायमेंशंस फाइंड आउट करो एंड आफ्टर दैट फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू होती है L × B। तो L × B से हम L और B को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो L × B की वैल्यू हम लिख देंगे 240 × 200, तो 200 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 × 2 48 एंड 0 0 0, 3 बार 0 लग जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया इसका आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रायंगल पे बेस्ड है जिसमें हमको एक एक्सटर्नल एंगल दिया हुआ है। कोई भी एक एक्सटर्नल एंगल हो सकता है, ट्रायंगल के 3 एक्सटर्नल एंगल होते हैं। जैसे कोई भी ट्रायंगल है तो उसके 3 एक्सटर्नल एंगल क्या क्या होंगे, लाइक जैसे हमने ये बना दिया, पहला एक्सटर्नल एंगल, दूसरा एक्सटर्नल एंगल, तीसरा एक्सटर्नल एंगल। तो एक्सटर्नल एंगल किसी भी तरीके से हो सकता है। एक्सटर्नल एंगल इधर भी हो सकता है, ये वाला अगर हम हटा देंगे तो ये वाला एंगल भी हो सकता है। तो कोई भी एक एक्सटर्नल एंगल हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू दी है 120 डिग्री। लेट अस सपोज ये हमारा एक्सटर्नल एंगल है। ओके, नाउ द सेकेंड हमको आगे स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है, इस एक्सटर्नल एंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों इक्वल दिए हुए। तो लेट अस सपोज मान लेते हैं ये दोनों x है। तो हम लिखते हैं स्टेटमेंट, तो हम इसमें ले लेंगे लेट अपोजिट इंटीरियर एंगल भी x, क्योंकि अब दोनों एंगल हमको क्वेश्चन में इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम इस ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं PQR, तो PQR ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे कि दोनों एंगल इक्वल है, तो दोनों एंगल प्लस ये थर्ड वाला एंगल, तो तीनों का सम कितना होता है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ पहले हम बात करेंगे एट पॉइंट R की। तो एट पॉइंट R अगर आपको PRQ निकालना है तो PRQ आपका ये वाला इंटरनल एंगल है विच इज़ 180 - 120। क्योंकि आपने डायग्राम बना लिया है तो डायग्राम के बेसिस पे आप इस चीज़ को लिख रहे हैं, तो आपको सारी चीज़ें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। डायग्राम आपकी यही हेल्प करता है, आपका जितना भी रिटर्न स्टेटमेंट होते हैं वो सारे डायग्राम के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। 180 - 120, तो PRQ आपका निकल गया 60 डिग्री। नाउ हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल PQR आपको ध्यान देना है, पहले हमने एट पॉइंट R की बात कर दी, हमने ट्रायंगल PQR नहीं लिया था। PQR बड़ा ट्रायंगल है, एट पॉइंट R मतलब इस पॉइंट पे बात की थी। ओके, इन ट्रायंगल PQR एंगल PQR प्लस एंगल PRQ प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 180 डिग्री।
ओके, पी क्यू आर एक्स, पी आर क्यू हमने निकाला हुआ है 60 डिग्री, क्यू पी आर अगेन एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 डिग्री हमारे पास ऐसे निकल गया। तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 60, ओके, अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 था 2x, तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर देंगे 120 अपॉन 2, तो दोनों एंगल इक्वल है, तो x की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी। क्या आपको ये पता लग रहा है ये कौन सा टाइप का ट्राइंगल है? 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा ये बन के आ गया। तो हमसे ये पूछा नहीं है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है या कौन सा ट्राइंगल है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि सारे एंगल्स इसके फाइंड आउट करो। तो सभी एंगल फाइंड आउट करो, तो 1 2 एंड 3, तो तीनों एंगल हमारे पास क्या हो जाएंगे 60 डिग्री। तो हम लिख देंगे ऑल द एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच, हेंस इट इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये इसका सॉल्यूशन पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा सिंप्लीफिकेशन में बेस्ड है। अगर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, अभी हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया हुआ था, तो इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा ब्रैकेट एंड नंबर ऑफ टर्म्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। अगर आपको इसका बेसिक पता लग गया है तो पहले आप इस क्वेश्चन को पॉज करके पहले सॉल्व करिए, उसके बाद आपको देखना है कि मेरे और आपके सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, कैसे आपको सॉल्व करना है। तो कभी भी आप क्वेश्चन को नोट कर रहे हैं तो उसके बाद आपको पहले खुद ट्राई करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नाउ 18x एज इट इज़ माइनस, सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है विद नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे एक बाहर फिर ब्रैकेट है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए यहीं पर ही, ये आसान रहेगा। 2x स्क्वायर मैंने आपको क्या कहा है नेगेटिव साइन, तो अंदर के साइन सारे चेंज, माइनस 6 प्लस 2x प्लस एक्स क्यूब। आई थिंक आपको ये वाला स्टेप बहुत हेल्प कर रहा होगा, नेगेटिव साइन तो सारे साइन चेंज। नाउ ये ब्रैकेट यहीं तक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसको प्लस नहीं बनाना है क्योंकि ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है, तो ये एज इट इज़ रहेगा माइनस 3x और लास्ट में ब्रैकेट। नाउ 18x माइनस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, अगेन नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन से पहले आपको ये चीज़ देखना है क्या आपके अंदर कोई टर्म सॉल्व हो रहे हैं, अगर सॉल्व हो रहे हैं तो आप इसको सॉल्व कीजिए पहले। तो माइनस एक्स क्यूब माइनस 4x क्यूब, तो अगर आपको इसको एक स्टेप और ज़्यादा नहीं लिखना है तो आप क्या करिए यहाँ पे माइनस 4x क्यूब याद रखने के लिए लिख दीजिए, ओके, या साइड में लिख दीजिए माइनस 4x क्यूब। तो आपको ध्यान ये रखना है कि माइनस 4x क्यूब को अगर आप यहीं पर ही सॉल्व कर लेंगे तो उससे आपको एक प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपको 2 स्टेप ज़्यादा नहीं लिखने पड़ेंगे। तो हमने यहीं पर सॉल्व कर लिया, तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो यहाँ आपने इसको लिख लिया है। नाउ माइनस साइन है तो अंदर के सारे साइन चेंज होंगे, माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस साइन तो अंदर के साइन चेंज, प्लस 2x तो माइनस 2x। अब यहाँ पे इन दोनों का समय -4, तो -4 की जगह आ जाएगा प्लस 4x क्यूब, ओके। तो ये वाला ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया है। तो अब हमारा कौन सा ब्रैकेट लगेगा लास्ट वाला, क्योंकि हमने ये ब्रैकेट सॉल्व कर लिया है, तो अब हमारे पास आ जाएगा -3x विदाउट ब्रैकेट आ जाएगा, क्योंकि हमारा कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो अब आपको दिख रहा होगा कर्ली ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया है, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये टर्म बनेंगी, यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, तो पहले हम यहाँ लाइक टर्म्स ढूंढ के सबको एक साथ रख देंगे और उनको सॉल्व करेंगे। 5x क्यूब प्लस 4x क्यूब, x क्यूब 9x क्यूब। नाउ स्क्वायर वाली टर्म 3x स्क्वायर मैंने 2x स्क्वायर, तो बचेगा 1x स्क्वायर, 1x स्क्वायर को x स्क्वायर लिख देंगे, ओके। नेक्स्ट हमारे पास 2x एंड 3x, दोनों साइन सेम है तो प्लस हो जाएंगे, और बड़ा साइन -3 का है तो माइनस आ जाएगा -5x। नाउ 6 और कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं हमारे पास, तो एज इट इज रहेगा +6। अब यहाँ माइनस साइन है, तो बहुत सारे माइनस साइन इस क्वेश्चन में मैंने लिए हैं, ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने खुद लिया हुआ है ताकि आपको कॉम्प्लिकेशन समझ में आ जाए क्वेश्चन में क्या क्या हो सकती हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होने वाला है अगर आप ब्रैकेट का ध्यान देंगे तो, विथ नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, इसीलिए मैंने कंटिन्यूस नेगेटिव साइन इसमें लिए हुए, नेगेटिव नेगेटिव देन नेगेटिव एंड लास्ट नेगेटिव। तो 4 नेगेटिव साइन आपको कैसे सॉल्व करने हैं, -9x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। नाउ 18x प्लस 5x, यही एक लाइक टर्म है, बाकी तो एज इट इज है, -9x क्यूब। हमेशा आपको कैसे लिखना है क्वेश्चन को, रिड्यूसिंग एक्सपोनेंट की फॉर्म में, मतलब सबसे पहले x की पावर 3, फिर 2, फिर आपको लिखना है 1 पावर 18 + 5 23x -6। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन है। देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिर्फ हमने 5 to 6 स्टेप में क्वेश्चन परफॉर्म कर लिया है। मेन चीज़ क्या है
कि एक स्टेप हमारा और बढ़ सकता था यहाँ पर, उसको आपने रिड्यूस करा। एट द सेम टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो भी टर्म्स आप लिख रहे हैं उसको यहाँ पर भूलें नहीं। अगर भूल जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर एक भी टर्म आपने सॉर्ट कर दिया कहीं पर ही तो इस क्वेश्चन का आंसर फिर आपको सॉल्व नहीं होने वाला, फिर आपको रीचेक के लिए पूरा स्टार्टिंग से देना पड़ेगा। और एग्जाम में आपको इतना टाइम मिलेगा नहीं रीचेकिंग करने का, और कौन आपको बताएगा कि किस सिस्टम में आपने सही किया किस सिस्टम में गलत किया, तो इतना टाइम ही नहीं मिलेगा आपको। तो ध्यान आपको देना है कि स्टेप वाइज आपको करना है सॉल्व, और जल्दीबाजी नहीं करनी है इस क्वेश्चन में। विद नेगेटिव साइन आपको ध्यान रखना है कैसे हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बार ग्राफ पे क्वेश्चन है। जब आपने बार ग्राफ बनाया है तो पहले आपको इस टेबल को अपनी कॉपी में नोट करना है आंसर शीट में। उसके बाद आपको दो एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो भी आपको मार्क्स दिए आपने हॉरिजॉन्टल, जो भी आपको मार्क्स दिए आपने वर्टिकल एक्सिस में लिख दिए, एंड सब्जेक्ट्स के नेम आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लिख दिए। वर्टिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस भी बोलते हैं। उसके आपको मार्किंग करनी है। मार्किंग आपको करनी है इस तरीके से 60, 40 एंड 20, और यहाँ से हमारा 0 से स्टार्ट होगा। इसको हम ओरिजिन भी बोलते हैं। ओके, मार्क्स ऑब्टेन जब भी हम लिखते हैं तो मार्क्स ऑब्टेन का मतलब ये है कि कितने मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में आए हैं। अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, मैंने 20-20 का डिवीजन बनाया है। इट मीन्स यहाँ पर 10 होगा, ये 30 है, ये 50 है, ये 70 है और ये 90। आप भी इस तरीके से डिवीजन बना सकते हैं, या 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस टाइप से भी आप डिवीजन बना सकते हैं। तो अगर आपको वर्टिकल एक्सिस में ज़्यादा बॉक्सेस हैं आप 10, 20, 30, 40 ले सकते हैं। नाउ फर्स्ट, जब हम मैथ्स के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो मैथ्स में 90 मार्क्स हैं। आई होप आप सभी के अच्छे मार्क्स आए मैथ्स में, और बाकी सब्जेक्ट में भी आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। मैथ्स में 90 मार्क्स, तो 90 के अक्रॉस हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हमने सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स के अकॉर्डिंग हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। ओके, तो बार ग्राफ में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़, हर एक बार का जो विड्थ है वो सेम होना चाहिए। कोई भी स्ट्रेट लाइन आपकी टेढ़ी मेढ़ी ना हो। स्ट्रेट लाइन आपको स्केल की हेल्प से ही बनानी है तो आपकी सीधी लाइन बन जाएंगी। सेकेंड, जहाँ पर आप बार ग्राफ बना रहे हैं, जहाँ पर आप बार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी के नीचे आपको सब्जेक्ट लिखना है, तभी क्लियर होगा कि ये इसका बार ग्राफ है। फर्स्ट 90, सेकंड आपके साइंस में 80 मार्क्स हैं, 80 मार्क्स। थर्ड जीके में 70 मार्क्स हैं। फोर्थ 60 मार्क्स हैं। फिफ्थ इंग्लिश में 70 मार्क्स हैं, एंड सिक्स्थ एसएसटी में 60 मार्क्स हैं। तो इस तरह से आयुष के मार्क्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। आप अगर इसको थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन से आपका थोड़ा सा अच्छा लगता है, जो ग्राफ है आपका वो क्लियरली विजिबल होगा और अच्छा भी दिखेगा। तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ ग्राफ हमने इस क्वेश्चन का बना दिया है। ग्राफ बनाने के साथ आपने एक चीज़ देखा होगा कि हमने इस क्वेश्चन में शेडेड भी थोड़ा सा एरिया कर दिया है। शेडेड से आपका थोड़ा पोर्शन अच्छा बन जाता है, बस आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैंने शेडेड डिजाइन बनाया है तो सिर्फ मैंने जल्दी जल्दी से लाइन बना दी, आपको भी ऐसे ही करना। ये नहीं कि आप इसमें स्केल से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं 1 बाय 1, तो फिर तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको मार्क्स वैसे ही मिलना है अगर ग्राफ बनेगा, और मार्क्स आपको शेडेड पार्ट की भी मिलनी है। तो ये आपका अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अगर आप जल्दी जल्दी नहीं बना रहे। तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे इस तरीके से तो आपका ग्राफ भी जल्दी बन जाएगा और रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा। एक क्वेश्चन और है, इसमें हमको मीन निकालना है। तो मीन के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन हमने करा था कि फर्स्ट सेक्शन ए में कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और इसके लिए हम सम कर देंगे 90 + 80 + 70 + 60 + 70 + 60, सभी का सम करेंगे और डिवाइड करेंगे हम 6 से, क्योंकि हमारे पास टोटल 6 नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है। जब इनको ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास आएगा 430 डिवाइडेड बाई 6। फिर हम डिवाइड कर लेंगे 430 को 6 से, तो 430 को डिवाइड करेंगे तो 71.66 मार्क्स हमारा मीन मार्क्स आएगा। मीन मार्क्स का मतलब क्या होता है कि जैसे आयुष के 90 मार्क्स आए मैथ्स में और लोएस्ट मार्क्स एसएसटी में है, तो आपको कुछ क्वेश्चन भी इसमें मिल सकते हैं कि इन 2 सब्जेक्ट में आपके सिमिलर मार्क्स हैं, हाईएस्ट मार्क्स किस सब्जेक्ट में है, लोएस्ट मार्क्स किन 2 सब्जेक्ट्स में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। एवरेज यानी कि मीन, एवरेज मार्क्स हो गया आपका 71.66, क्योंकि किसी में 90 भी थे, किसी में 60 भी थे, 70 थे, तो ऑन एन एवरेज 71.66 मार्क्स आ गए। तो यही आपकी परसेंटेज भी हो जाएगी। आई होप आपकी सबकी अच्छी परसेंटेज बने इस फाइनल एग्जाम में। तो उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी उतनी अच्छी, इस चीज़ का ध्यान रखना। दोनों सैम्पल पेपर आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे
तो ज़रूर आपका मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, ये मैं 100% कह सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइसोसेलेस ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें हमको दिया हुआ है इसका पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल गिवन है। 3 स्टेटमेंट मैंने लिखे हुए। पहला, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विच इज़ 55 सेंटीमीटर हमको गिवन है। पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। सेकेंड, अनइक्वल साइड हमने लेट ले लिया, हमने बी है, या आप एक्स से भी ले सकते हैं। जब आप एक्स से लेंगे तो एक्स में आपको, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करते हैं तो इजीली आपका हो भी जाता है। तो 2 इक्वल साइड्स हैं, ये दोनों इक्वल साइड्स हमने ले ली, तो ए बी सी इस ट्रायंगल की नेमिंग कर देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अनइक्वल साइड, ये दोनों इक्वल साइड्स हैं तो ये हमारा एक्स हो जाएगा। क्वेश्चन में गिवन है ईच अनइक्वल साइड इज ट्वाइस ऑफ द थर्ड साइड या ट्वाइस ऑफ द अनइक्वल साइड। तो दोनों चीज़ हम देख सकते हैं, थर्ड साइड भी है 1 2 3, या अनइक्वल साइड भी यही है 1 2 3, ये थर्ड वाले अनइक्वल साइड भी है और थर्ड साइड भी है। तो अनइक्वल साइड हमने एक्स ले लिया, तो ईच इक्वल साइड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि हमको क्वेश्चन पूरा लिखना ना पड़े, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम पूरा आ जाते हैं उसमें। ईच इक्वल साइड कितना दिया हुआ है, ट्वाइस ऑफ एक्स। तो ट्वाइस ऑफ एक्स मीन्स दिस वन इज गिवन एज ट्वाइस ऑफ एक्स, ये अगेन डिपेंडेंट वाला क्वेश्चन आ गया। तो इस चीज़ में आपको ध्यान देना है कि डिपेंडेंसी या वेरिएबल वाले क्वेश्चन, लीनियर वेरिएबल पे क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा, ये सब एक ही चीज़ें हैं, हर क्वेश्चन में आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं। तो ईच इक्वल साइड 2x दे रखा है। नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स कितना है, 55 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे, x प्लस 2x इज इक्वल टू 55। तो x प्लस एक्स इसको हम कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5x इक्वल टू 55। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 55/5, तो आंसर आ जाएगा 11। तो 11 सेंटीमीटर तो हमारा अनइक्वल साइड आ गया। तो ईच इक्वल साइड्स क्या हो जाएंगे, लेट अस सपोज हमारा फर्स्ट साइड a है एंड बाकी की दोनों साइड b एंड c है, तो b हो जाएगा 2x और c भी हो जाएगा 2x, तो 2 × 11 ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। सिमिलरली b c के इक्वल है तो ये भी 22 सेंटीमीटर हो जाएंगे। इस तरीके से हमने तीनों की साइड्स हमने निकाल ली है। तो इस तरह से हमने सेक्शन सी कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको पूरा वीडियो लेक्चर सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह से किसी भी सेक्शन के क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उस पर्टिकुलर टॉपिक्स पे सैम्पल पेपर सेकंड में और भी क्वेश्चन ला सकेंगे और आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर हो सके। मेरा मेन मोटो है कि एग्ज़ाम में आपका रिप्रेजेंटेशन स्किल और अच्छा हो। किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में फॉर्मूला, प्रेजेंटेशन एंड डायग्राम पे फोकस करना है, जिससे आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आप गेन कर सके। तो कंप्लीट सैम्पल पेपर 1 हमने सॉल्व कर लिया है। अगर किसी भी तरीके से आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक अलग से वीडियो बनाएं, या हम नेक्स्ट सैम्पल पेपर में कोशिश करेंगे कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए हम एक अलग से वीडियो तैयार करेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सैम्पल पेपर सेकंड के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुश रहो, सीखते रहो। जय हिंद।